हाँ जी, एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। फास्ट ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज के सेशन में कुछ खास और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। सो सेशन को कतई स्किप मत करना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास ऑल इन वन के बेस पर बनाई गई है, जिसमें पोस्ट बेसिक एंट्रेंस भी आप दे सकते हैं। इसी से आप हर एक वैकेंसी, चाहे एनएचएम हो, यूपीपीएससी हो, ईएसआईसी हो, आरआरबी हो, केजीएमयू हो, नॉरसेट हो, हर वैकेंसी को आप फाइट कर सकते हैं। सो फास्ट ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ऑल इन वन सीरीज चला रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के संग एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है विच न्यूट्रेंट हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। कौन से न्यूट्रेंट का मैक्सिमम स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक अभिनंदन। जल्दी से बताइएगा यहां पर जो क्वेश्चंस लिखा है इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और डेफिनेटली एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाता है। इंपॉर्टेंट, जल्दी से मैसेज करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। वेल परफॉर्मेंस, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हार्दिक अभिनंदन सभी का। लवली, कोशिश करिएगा, डेफिनेटली कुछ बेहतरीन निकलकर सामने आएगा। बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बनेगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा, बस आपको समझना है। पूछा गया था, किसके बारे में पूछा गया था? स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन के बारे में। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ये होता क्या है? तो हमें एडिशनल, ध्यान देना, हमें एडिशनल हीट की जरूरत होती है और इस हीट के बेस पर ही हम न्यूट्रिएंट डाइट लेते हैं, न्यूट्रिएंट डाइट लेते हैं। क्लियर है? तो यहां से आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। क्लियर है? अब ये स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता क्या है, इसी को हम शॉर्टली बोलते हैं एसडीए। एसडीए का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। ये स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन है, ये इक्वल होता है, किसके होता है? तो ध्यान देना, कैलोरीजेनिक, कैलोरीजेनिक एक्शन के। किसके? कैलोरीजेनिक एक्शन बोल सकते हैं। इसी यही आप काउंट कर सकते हैं थर्मोजेनिक एक्शन में। किसमें? थर्मोजेनिक एक्शन में। थर्मो का मतलब क्या होता है? वार्म से, बॉडी का गर्म होने से रिलेटेड। अब हमारा टेम्परेचर तो मेंटेन रहता है ये बॉडी का, तो हीट का लॉस तो कंटिन्यूअसली होता है, समझ रहे ना? तो हम यहाँ पर थर्मोजेनिक यूज कर सकते हैं वर्ड। क्लियर है? और ये दो वर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी पहचान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनकी पहचान बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर समझिएगा, ये एचडीसी हमारे हर एक न्यूट्रिएंट का अलग होता है। बेसिकली तीन ही प्रकार के हम न्यूट्रिएंट लेते हैं। पहले को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, दूसरे को हम प्रोटीन बोलते हैं और तीसरे को आप फैट बोलते हैं। क्लियर है? ये तीन प्रकार का, और चौथा प्रकार अगर लेते भी हैं तो इन सब का मिक्सर आ जाता है। क्या आता है? मिक्सर, मिक्स। क्लियर है? तो बेसिकली एसडीए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, हम देखेंगे इन तीनों का, और एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सीएचओ मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? और जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो एचडीसी होता है वो बहुत लो होता है, लोअर होता है। पूछ ले कि सबसे कम एचडीसी किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। कितना होता है? इसका एचडीसी होता है 5। याद रखिएगा कितना? 5। अब ये क्या है, आगे यूनिट क्या लगाए? तो एचडीसी है ना, वो हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है, तो आप याद रखिएगा 5%। क्या याद रखना है? 5%। जैसे कि इंपॉर्टेंट, समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा? जैसे मान लीजिए कैलोरी डाइट की नीड है उसको 100 ग्राम की, है ना? कितनी नीड है? 100 कैलोरी की नीड है। ग्राम को छोड़ो, कैलोरी लिखो यहाँ। कितनी? 100 कैलोरी की नीड है। अब अगर वो न्यूट्रिएंट लेता है तो हमने 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से, तो टोटली उसको 100 लेना चाहिए। पर 100 लेने से उसकी बॉडी के अंदर एक बैलेंस नहीं बनेगा। किससे बनेगा? जब इसके अंदर हम 5% एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। अगर एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 किलो कैलोरी। ये होता है हीट लिबर्टी। क्या होता है? हीट लिबरेशन। क्या बोलेंगे? हीट लिबरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हीट लिबरेशन। क्लियर है? उसी प्रकार अब आप सभी का देख लीजिए, ये तो है सबसे लोअर। अगर सबसे लोअर में पूछ लिया जाए कि सबसे लोअर में पूछ लिया जाए एचडीए, तो याद रखना एचडीए सबसे लोअर किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? हायर एचडीसी, हायर एसडीए। हायर एसडीए पूछ लिया जाए तो किसका आएगा? तो आएगा प्रोटीन का। किसका आएगा? प्रोटीन का। सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है वो किसका होता है? वो होता है प्रोटीन का। और कितने परसेंट तक होता है? तो याद रखना इसका जो एसडीए है वो लगभग 30% तक होता है। कितने परसेंट तक होता है? 30% तक। सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में होता है वो किसका है? प्रोटीन का। इसके अलावा फैट है, फैट या लिपिड है। इस लिपिड का एसडी से कितना होता है? इसका एसडीए कितना होता है? तो याद रखना इसका होता है 15%। कितना? 15%। इंपॉर्टेंट। और अगर मिक्स की बात करेंगे तो 10%। अगर यहीं पर हम मिक्स की बात कर दें, यहीं पर हम मिक्स की बात करेंगे तो एचडीए कितना होगा? तो 10%। मिक्स का मतलब इसके अंदर तीनों चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी है।
क्लियर है? जब ये तीनों चीजों का मिश्रण होगा तो एसडीए स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन कितना होगा? तब होगा 10%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीन चीजें याद रखनी है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट या तो सबसे ज्यादा है वो पूछा जाएगा, या सबसे कम है वो पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा होगा तो प्रोटीन, और सबसे कम होगा तो बहुत बढ़िया कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ में आया? कोई डाउट हो तो शेयर कर दो, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन सभी का। चलेगा? तो देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं। हीट प्रोडक्शन, हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट का क्या होता है? प्रोडक्शन। क्लियर है? अब हीट का प्रोडक्शन किसके बेस पर? तो जनरली थर्मोजेनिक इफेक्ट के बेस पर देख रहे हैं। किसके? थर्मोजेनिक इफेक्ट। थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मोजेनिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। समझिएगा, इसका मतलब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग जी। सो क्या होगा? थर्मोजेनिक इफेक्ट के बेस पर लेंगे तो हमने क्या किया? 250 ग्राम की डाइट दी पेशेंट को, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000 किलो कैलोरी कोज करेगा। क्या करेगा? 1000 कैलोरी। समझ रहे ना? अगर आपने 250 ग्राम दिया तो कैलोरी से मल्टीप्लाई कर दो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने के इक्वल होता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 4 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर कितनी कैलोरी बन जाएगी आपके यहाँ पर? तो 1000 कैलोरी। अरे क्लियर है? इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर जो एनर्जी का ट्रेप होता है, एनर्जी ट्रेपिंग होती है, एनर्जी ट्रेपिंग वो कितनी होगी? 100 mg, 100 किलो कैलोरी। 100 किलो कैलोरी का है वो ट्रेपिंग देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको माइनस करना पड़ेगा 10%। कितना? 10% की क्या हो जाती है? ट्रेपिंग। ये 10% हमने क्या कर दिया? ट्रेपिंग कर दी। क्लियर है? तो जो 1000 आया ना कैलोरी, उसमें से आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लगभग जो नेट एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ध्यान देना, यहां पर कम समझने वाला कॉन्सेप्ट है। टोटल जो कैलोरी आई वो कितनी थी आपके पास में? 1000। इसमें से आपने 100 माइनस कर दिया, 100 माइनस कर दिया, तो जो 900 किलो कैलोरी आपकी बची, जो 900 किलो कैलोरी जो आपकी बची, वो क्या है? नेट एनर्जी का जनरेशन बोल सकते हो या प्रोडक्शन बोल सकते हो। नेट एनर्जी प्रोडक्शन, नेट एनर्जी प्रोडक्शन। क्वेश्चन 100% आएगा वालों को। क्वेश्चन 100% आने की गारंटी अपनी है। ये कॉन्सेप्ट एसडीसी से रिलेटेड, सॉरी एसडीए से रिलेटेड 100% आएगा। अब अगर आपको पेशेंट को 1000 कैलोरी देना है तो भाई उसकी बॉडी के अंदर अगर 1000 की नीड है तो आपको 1100 कैलोरी देनी पड़ेगी। 1500 कैलोरी की नीड है तो आपको 1600 कैलोरी देनी पड़ेगी। समझ रहे ना? हम सबसे ज्यादा मात्रा में डाइट में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर पूछा गया था कि भाई सबसे ज्यादा एचडी किसका होता है? तो भाई फेट का कितना था? फेट का 15 था। कार्बोहाइड्रेट का कितना था? 5 था। प्रोटीन का कितना था? 30 था। मिक्स फूड का कितना था? 10 था। तो सबसे ज्यादा किसका है? समझ रहे ना? राइट आंसर क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, बी, सी, प्रोटीन। किसका? प्रोटीन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे समझ रहे हो? बढ़ जाए आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी तक समझाया था इसका पूरा व्यू यहां पर ऐड कर दिया मैंने। इंपॉर्टेंट। चलेगा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लिखा है व्हाट इज द कलर ऑफ यूरिन ऑब्जर्वेशन आफ्टर एडमिनिस्टर टेबलेट पाइरिडियम। ये ड्रग है पाइरिडियम। ये देने के बाद में पेशेंट के अंदर आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? लिसन, पूरा का पूरा जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक को कंसाइज करके और बहुत छोटा सा ग्रुप आप लोगों को हम देते हैं ताकि आप उतना तो याद कर लो। अगर इनको डिटेल से पढ़ाएंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों को ये सोचना है, ध्यान दीजिएगा, नर्सिंग में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। लिमिट आप बनाइए, इस लिमिट को कंसंट्रेट करिए। जब आपको मिनिमाइज करके कंटेंट दिया जा रहा है ना तो एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने स्किप कर दिया हो या फिर छोड़ दिया हो, क्योंकि हो सकता है जो छोड़ दिया वही एग्जाम में आ गया। क्लियर है ना? क्योंकि बहुत बार हमने ऐसी क्लासें दी है जिसमें एक ही एग्जाम के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन भी आए हैं। तो कतई ऐसा नहीं करना है, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। बहुत बढ़िया, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बहुत बढ़िया। बी ए सी 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 सी, लवली लवली परफॉर्मेंस। बस कोशिश करिए, ढूंढिए इसमें क्या होगा। तो देखिएगा, ड्रग आती है पाइरिडियम। कौन सी ड्रग आती है? पाइरिडियम। ये पाइरिडियम किसके लिए दी जाती है? पहली चीज ये एनाल्जेसिक है। क्या है? एनाल्जेसिक ड्रग है। पाइरिडियम पूछ ले कि पाइरिडियम कौन सी ड्रग है, तो पाइरिडियम एनाल्जेसिक ड्रग है जो सिम्टम्स में आराम देती है, इरिटेशन में आराम देती है। किसकी? यूरिनरी ट्रैक्ट। यूटीआई जब होता है ना उस समय इरिटेशन होती है, इरिटेशन होती है पूरी की पूरी पाथवे में। तो उस पाथवे के अंदर आराम देने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं? पाइरिडियम देते हैं। इसकी हमें नीड होती है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं यूटीआई के लिए। किसके लिए देते हैं? यूटीआई के लिए। यूटीआई के अंदर जो पेन होता है उस पेन के लिए, उसके अंदर होने वाली इरिटेशन के लिए। इसके अलावा इजी मेथड में यूरिन कर सके बंदा, मिक्चुरेशन के लिए। किसके लिए? मिक्चुरेशन के लिए, ताकि मिक्चुरेशन पेन ना हो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट। इतना कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। पर जब भी हम पेशेंट को पाइरिडियम देते हैं तो पाइरिडियम देने के दौरान इसके कुछ इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। और इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा? आपको जो यूरिन है उस यूरिन का जो कलर है वो कलर आपको रेड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रेड। अगर आपने पाइरिडियम दी है और पाइरिडियम देने के बाद रेड कलर यूरिन का आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन है, कोई अबनॉर्मलिटी का इंडिकेटर नहीं है। हालांकि यूरिन का कलर चेंज होता है ना तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन को इंडिकेट करता है। सुनिएगा, जैसे जॉन्डिस होता है, जैसे डिहाइड्रेशन होता है, उस समय कैसा यूरिन आता है, यूरिन कलर कैसा होता है, तो उस समय यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो होता है। कैसा होता है? डार्क येलो।
अरे क्लियर है। जब भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो या जॉन्डिस हो तो कलर कैसा हो जाएगा, डार्क येलो कलर का हो जाएगा। जब पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस हो, डायबिटिक इंसिपिडस हो, क्लियर है, इसके अलावा ओवर हाइड्रेशन हो, ओवर हाइड्रेशन हो, तो इन कंडीशन में जो यूरिन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, याद रखिएगा, पेल कलर का हो जाएगा, पेल, या फिर बोल सकते हो फीका, या बोल सकते हो कलरलेस। क्या, कलरलेस, कलर ही नहीं देखने को मिलेगा, समझ रहे ना। कुछ दवाओं के इफेक्ट जैसे रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन आपने ड्रग दी है, इस ड्रग के इफेक्ट की वजह से, ड्रग इफेक्ट की वजह से यूरिन का कलर कैसा देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलेगा। तो भाई यूरिन का कलर चेंज होता है, कंडीशन का इंडिकेटर है, किसका है, कंडीशन का। पर जब आप पायरिडियम दे रहे हो तब रेड कलर होता है, ये रेड कलर उस ड्रग की वजह से होता है, किसकी वजह से, ड्रग की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ब्लड में मेलेनिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, अगर मेलेनिन बहुत ज्यादा मात्रा में है, किसमें है, ब्लड में, तो इस कंडीशन के अंदर कलर ब्राउन कलर का हो जाता है यूरिन, या फिर ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये भी तो देखने को मिलता है ना, ये भी इंडिकेटर है, समझ रहे ना। तो यहां पर आपको याद रखना है, मिल्की और व्हाइट कलर का कब होता है, जब पस प्रेजेंट हो, जब सीमन प्रेजेंट हो, तब यूरिन का कलर मिल्की होता है या व्हाइट कलर होता है। रेडिश ऑरेंज कलर आपने कब, रिफाम्पिसिन की प्रेजेंस में, रिफाम्पिसिन ड्रग की वजह से। रेड कलर पायरिडियम की वजह से, क्लियर है, तो ये देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, रेड कलर, कैसा होगा, रेड कलर, राइट आंसर सी, इंपॉर्टेंट, क्या होगा, सी, इंपॉर्टेंट। कोई डाउट हो सेट कर दो फास्ट, एनीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लवली परफॉर्मेंस, ब्राउन ब्लैक कलर, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। यूटीआई, यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, जल्दी से मैसेज करके बताइएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने, HB1AC, HbA1c, लेवल इन ब्लड एक्सप्लेन। ये जो HbA1c है ये किसको इंडिकेट करता है, जल्दी से बताइएगा मैसेज करके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला लिखा है एक्यूट राइज ऑफ शुगर, दूसरा लॉन्ग टर्म स्टेटस ऑफ ब्लड शुगर, तीसरा लिखा है हेपेटोरीनल सिंड्रोम, और चौथा लिखा क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। HB1AC भी बोलते हैं इसको, क्लियर है, HbA1c, जल्दी बताइएगा ये किसको इंडिकेट करता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, एग्जाम में कॉन्सेप्ट है, 100% आने के चांस है, क्लियर है, स्टार लगा लेना क्योंकि 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो HbA1c लेवल इन द ब्लड एक्सप्लेन, HB1AC इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मिंग, वेल परफॉर्मिंग, कोशिश करते रहिए, बहुत बढ़िया। वो बोलते हैं ना कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो ना तो मेहनत पर विश्वास करना सीख जाओ, क्योंकि अगर मेहनत पर विश्वास नहीं है, किस्मत पर ज्यादा विश्वास है ना, तो किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है, और ये जुआ कतई नहीं है। आपका लॉजिक, आपका कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन, आपके डेडिकेशन, यही आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिस मंजिल की हर एक नर्स के अंदर इच्छाएं होती है। सो जवाब दीजिएगा जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लिखा है लॉन्ग टर्म स्टेटस ऑफ ब्लड शुगर, अगर आपको जानना हो लॉन्ग टर्म स्टेटस ऑफ ब्लड शुगर तो आप किसकी जांच करेंगे, तब आप जांच करेंगे HB1AC की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है, किसकी जांच करेंगे, HB1AC की, कितने दिन तक, 90 दिन का रेशियो, क्लियर है, 90 दिन बोल सकते हैं ना, अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसमें अच्छा कैसे पता चलता है 90 दिन का ब्लड शुगर है तो कैसे पता चलेगा, तो सुनिएगा, HB1AC ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेक्ट करता है लॉन्ग टर्म शुगर को, लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलाइटस को, क्लियर है, अप्रोक्स कितने दिन, 90 डेज, कितने दिन, 90 डेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करता है। अच्छा कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या आया, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ में कौन जुड़ जाता है, शुगर, इसके साथ में कौन जुड़ जाता है, शुगर, जो इंडिकेट करवाता है किसको, डायबिटीज को, अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में क्या, शुगर या ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट। HB1AC, अरे AC भी बोल सकते हो, और इसको आप यहाँ पर क्या है, HbA1c ये भी बोल सकते हो, क्लियर है, कोई ज्यादा वो नहीं है, क्लियर, इंपॉर्टेंट। तो आपको बेसिक ये याद रखना है, हीमोग्लोबिन के साथ में क्या जुड़ जाता है, ग्लूकोज या शुगर, शुगर को तो हम ग्लूकोज बोलते हैं, तो ग्लूकोज जुड़ जाता है। अब एग्जाम में कॉन्सेप्ट आता है कि भाई HbA1c ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट नॉर्मल कब कहलाता है और अबनॉर्मल कब कहलाता है, अरे क्लियर है ना। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है, विदाउट डायबिटीज वाले में, विदाउट डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको डायबिटीज नहीं है तो उसके अंदर अगर 5.7% से कम रीडिंग आती है तो हम उसको नॉन डायबिटिक बोलेंगे, समझ रहे ना, लेस देन 5.7%, क्लियर है, तो क्या है, नो डायबिटीज, ये इंडिकेटर है किसका, नो डायबिटीज मेलाइटस, कि उस बंदे को कोई डायबिटीज नहीं है, अरे क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी बंदे का इसका रेशियो ज्यादा आता है, और ज्यादा कितना, 5.7 से लेकर 6.5 तक, क्लियर है, तो यहां पर 5.7 से लेकर 6.5 तक अगर रेशियो आता है तो आप इसको क्या बोलेंगे, तो आप इसको बोलेंगे प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक कंडीशन, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 5.7 से लेकर 6.5 तक, 6.5 तक अगर रेशियो आता है तो आप इसको क्या बोलेंगे, तो आप इसको प्री डायबिटिक कंडीशन बोलेंगे, या फिर डायबिटीज होने की कंडीशन को बोल सकते हैं, मतलब ये रिस्क की है, रिस्क इंडिकेटर है, क्या है, रिस्क इंडिकेटर है कि हाँ डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि प्री डायबिटीज का मतलब यही है, क्लियर है। अच्छा डायबिटीज वाले में कितना होगा, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है, डायबिटीज वाले में कितना होगा, तो डायबिटीज वाले में बढ़ेगा नहीं, कम होगा। अगर आपको
अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बड़ा खास है, अगर 6.5 से ज्यादा देखने को मिले, अरे क्लियर है, अगर 6.5 से, यहां पर हमने कितना लिया 6.5, अगर मोर देन 6.5, मोर देन 6.5%, ये इंडिकेटर है किसका, डायबिटीज का, किसका है, डायबिटिक, डायबिटिक का इंडिकेटर क्या होगा, मोर देन 6.5 इंडिकेट करेगा डायबिटीज को, क्लियर है। और कौन सी डायबिटीज को, टाइप फर्स्ट डायबिटीज या टाइप सेकंड डायबिटीज, तो ये इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा, इंडिकेटेड ये करेगा NIDDM, कौन सा, NIDDM, जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना, अगर मोर देन 6.5 से ज्यादा आता है तो हम किसको इंडिकेट करेगा, पेशेंट डायबिटिक को, क्लियर है। और कौन सा डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, सॉरी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, कौन सा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंपॉर्टेंट, क्लियर है। कोई डाउट तो शेयर कर दो फास्ट, चलिएगा। राइट आंसर क्या था इसका, बी, राइट आंसर क्या था, बी। ये लॉन्ग टर्म स्टेटस को इंडिकेट करता है, किसका, लॉन्ग टर्म स्टेटस को इंडिकेट करता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज जुड़ गया था और ग्लूकोज जुड़ने के 90 दिन तक आप HbA1c टेस्ट करवा कर डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट का क्या पहले भी डायबिटीज लेवल बढ़ा था। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन। सो राइट आंसर बी। आगे बढ़ जाएं, चलिएगा। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के संग, अरे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट बताइएगा, पेशेंट रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थेसिया शुड बी पोजीशन इन, कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखना चाहिए, उस पेशेंट को जिसको हमने जनरल एनेस्थेसिया दिया है, जिस पेशेंट को आपने जनरल एनेस्थेसिया दिया है आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे, क्वेश्चन बड़ा खास है। वेल परफॉर्मेंस, हीमोग्लोबिन किससे बनता है, हिम प्लस ग्लोबिन प्लस पोरफायरिन, तीन चीजें मिलती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। पोरफायरिन पिगमेंट है, हिम आयरन है, ग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन होती है जो लगभग 37% बॉडी में पाई जाती है, समझ रहे ना। सो पेशेंट रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थेसिया, जिस पेशेंट की रिकवरी हो चुकी है, हो रही है जनरल एनेस्थेसिया से, उस पेशेंट को रखना चाहिए, कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए, जल्दी बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत खास है, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस उतने ही खास है, समझ रहे ना, इंपॉर्टेंट, लवली। वेल, पहला सुपाइन, दूसरा फाउलर, तीसरा ट्रेडेलेनबर्ग और चौथा साइड लाइन पोजीशन, इंपॉर्टेंट। जल्दी से मैसेज करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो सुनिएगा, जब भी किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो मोस्टली एनेस्थेसिया केटामिन से दिया जाता है, मोस्टली केटामिन का यूज किया जाता है, N2O का यूज किया जाता है ना। तो अगर पेशेंट के अंदर यूज किया गया है ये कंटेंट, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वोमिटिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं, किसके, वोमिटिंग के। और अगर वोमिटिंग होती है तो बालिकाओं कौन से सिस्टम से वोमिटिंग होगी, तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम से ही वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं करवा सकता, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से वोमिटिंग होती है। और चूंकि आपको पता है हमारे गले में केवल 2 ही ट्यूब है, या तो खाने वाली है या सांस लेने वाली है, ये 2 ही ट्यूब हमारे गले के अंदर होती है, बहुत कम जगह होती है और इसका भगवान ने बड़ा परफेक्ट यूटिलाइजेशन किया है, समझ रहे ना। सो यहाँ पर 2 ही ट्यूब होती है। अब जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है ना, तो एक ट्यूब से कंटेंट निकलते हैं और निकलकर मुंह तक आकर दूसरी ट्यूब में वापस अंदर चले जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं रिगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। अब चूंकि पेशेंट जग रहा हो, पेशेंट होश में हो, तो वो खुद ही वापस नहीं जाने देगा, पर अगर पेशेंट को हमने एनेस्थेसिया दे रखा है, इसका मतलब हमने अपनी तरफ से उसकी पूरी बॉडी को मसल रिलैक्सेंट दे रखा है, और मसल रिलैक्सेंट दिया होगा तो जो रिफ्लेक्स वापस जाते वक्त होते हैं वो वापस मेंटेन नहीं हो पाएंगे, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंटेंट वापस चले जाएंगे और पेशेंट की डेथ हो जाएगी, क्लियर है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन के अंदर हम पोजीशन का यूज करते हैं, डाइजेशन से पोजीशन का यूज करते हैं, क्लियर है। डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंटेंट चले जाएंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का नाम देते हैं, और ये रिगर्जिटेशन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, पोजीशन का यूज करते हैं। अब पोजीशन हमारे पास 4 है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, देखो सुपाइन पोजीशन देंगे तो बंदा सीधा लेटा है, कंटेंट आया ट्रेकिया में वापस चला गया, क्लियर है, तो ये पोजीशन देंगे क्या, नहीं देंगे। फाउलर पोजीशन, जिस पेशेंट की सर्जरी होती है, अब जनरल एनेस्थेसिया दिया है तो मे भी कुछ मेजर सर्जरी है, क्योंकि माइनर सर्जरी में तो जनरल एनेस्थेसिया दिया ही नहीं जाता, तो यहाँ पर मेजर सर्जरी, और मेजर सर्जरी वाले पेशेंट को तुरंत फाउलर पोजीशन में नहीं लाया जाता, क्लियर है। ट्रेडेलेनबर्ग में, ये ट्रेडेलेनबर्ग पोजीशन है, इस पोजीशन के अंदर ये ऑपरेशन थिएटर में दी जाने वाली मोस्ट कॉमन पोजीशन है। ध्यान देना, पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन थिएटर में दी जाने वाली मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, ट्रेडेलेनबर्ग। जैसे पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं तुरंत यही पोजीशन हम देते हैं, क्लियर। तो इसके अंदर भी रिगर्जिटेशन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बंदा सांस लेना तो बंद नहीं करेगा, कंटेंट आएगा, एक्सपायरेट कर सकता है। पर साइड लाइन पोजीशन, कौन सी, साइड लाइन पोजीशन, ये पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब सर्जरी हो जाती है, पेशेंट एनेस्थेसिया से रिकवर कर रहा हो, उस कंडीशन के अंदर हम साइड लाइन पोजीशन का यूज करते हैं। कौन सी पोजीशन का, साइड लाइन, ताकि वोमिटिंग आए भी तो हम इतनी ग्रेविटी मुंह को दे देते हैं कि कंटेंट डायरेक्टली बाहर निकल जाए, माउथ से वापस अंदर की तरफ ना जाए, क्लियर है। तो पोजीशन कौन सी होगी, साइड
साइड लाइन पोजीशन, राइट आंसर बनेगा डी। अरे कौन सा बनेगा? राइट आंसर बनेगा डी। हम सीधा पेशेंट को, ध्यान दीजिएगा, नहीं लेटाएंगे क्योंकि रिगर्जिटेशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। पेशेंट को आप थोड़ा सा, जब भी वोमिटिंग आएगी थोड़ा सा आपको उसको टर्न करना है। कौन सी पोजीशन में? साइड लाइन पोजीशन में, ताकि वोमिट अंदर ना रुके, क्या वो वापस बाहर निकल जाए, क्योंकि अंदर रोकना बड़ा मुश्किल बड़ा और कॉम्प्लिकेशन इंडिकेट कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट कर सकता है, जो नहीं करवाना है। राइट आंसर जाएगा डी, इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम का अर्ली साइन और सिम्टम्स क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? पहला लिखा है स्वेटिंग और पालर, दूसरा लिखा ब्रेडिकार्डिया एंड डाइजेशन, तीसरा लिखा है डबल विजन एंड चेस्ट पेन, और चौथा लिखा है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड पेन। राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएगा राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से मैसेज करके बताइए बालकों क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहिए, बहुत बढ़िया, कोशिश करिए, कोशिश करिए। डेफिनेटली आप इसका जवाब कर सकते हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, पर सामर्थ्य को यूज तो करिए। एक बार कोशिश करेंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन निकल कर आपका दिमाग आपको देगा। और इस प्रोसेस को अभी से स्टार्ट कर दो, फिर कह रहा हूं इस प्रोसेस को अभी से स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, इंपॉर्टेंट। सो सुनिएगा, सबसे पहले ये डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है देखिएगा। जब भी स्टमक के अंदर, स्टमक का कौन सा? पाइलोरिक रीजन और डिओडिनम, इनके अंदर अगर कैंसर होने के चांस बढ़ जाए, कैंसर हो जाए या अनहीलिंग अल्सर हो जाए, क्या हो जाए? अनहीलिंग अल्सर हो जाए, कैंसर हो जाए या फिर अनहीलिंग अल्सर हो जाए, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट का कभी कभी स्टोमक और डिओडिनम को निकालना पड़ता है। इसको निकालने के लिए हम क्या नाम देते हैं? नाम देते हैं बिलेरोथ फर्स्ट, और दूसरा नाम देते हैं बिलेरोथ सेकेंड। क्लियर है? बिलेरोथ फर्स्ट और बिलेरोथ सेकेंड। ये जो बिलेरोथ फर्स्ट है ये क्या है? तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रो डिओडिनोस्टोमी। क्लियर है? और जो बिलेरोथ सेकेंड है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आप पेशेंट का स्टोमक का पाइलोरिक रीजन को काटकर स्टोमक का जो रिमेनिंग पार्ट है, बॉडी और फंडस, उसको किससे जोड़ देते हैं? डिओडिनम से। तो स्टोमक की साइज क्या हो जाती है? पहले जितना था उससे कम हो जाता है, होगा यानी, क्योंकि पाइलोरिक पार्ट को आपने हटा दिया, अब आप बॉडी और डिओडिनम को आपस में जोड़ रहे हैं, तो स्टोमक की पहले साइज थी उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। यहां पर क्या होता है? यहां पर आप स्टोमक का पाइलोरिक रीजन प्लस पूरा का पूरा डिओडिनम ही हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? जेजुनम जोड़ देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो डिओडिनम को तो आपने पूरा ही हटा दिया। क्लियर है? तो भाई यहां पर इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? स्टमक की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और स्टमक की कैपेसिटी कम हो जाती है, उस कंडीशन में कोई भी खाना आता है वो ज्यादा समय के लिए वहां रिटेन नहीं करता। इस कंडीशन में देखने को मिलता है डंपिंग सिंड्रोम। क्या देखने को मिलता है? डंपिंग सिंड्रोम। तो सुनिएगा क्या देखने को मिला? डंपिंग सिंड्रोम। और जो डंपिंग सिंड्रोम है, इस डंपिंग सिंड्रोम में पहला तो कॉन्सेप्ट बनेगा कि कौन सी डाइट रिकमेंडेड करनी चाहिए। रिकमेंडेड डाइट कौन सी है? तो भाई वो डाइट जो ज्यादा समय तक रुके, रिटेन करे। और कौन सी डाइट ज्यादा समय तक रिटेन करेगी? फेट डाइट। क्लियर है? अरे कौन सी डाइट ज्यादा समय तक रिटेन करेगी? तो याद रखना फेट डाइट। तो आप पेशेंट को कौन सी डाइट रिकमेंडेड करोगे? फेट डाइट रिकमेंडेड करोगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि भाई जब डंपिंग सिंड्रोम पेशेंट में होता है तो कौन कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलता है? तो यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स, दो प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। और दोनों में अगर पूछ ले मोस्ट कॉमन क्या है, तो दोनों में से जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वो कौन सा होता है? तो याद रखना स्वेटिंग क्या है? दोनों में कॉमन होती है। स्वेटिंग क्या है? दोनों में कॉमन होती है। स्वेटिंग आपको दोनों के अंदर कॉमन मिलेगी, अर्ली साइन भी होगा और दोनों का लेट साइन भी होगा, मतलब दोनों ही कंडीशन में देखने को मिलेगी। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके अलावा इसमें आपको डार्क स्किन देखने को मिलेगी, डार्क स्किन पेशेंट की देखने को मिलेगी। क्लियर है? याद रखिएगा अर्ली साइन में क्या आएगा? डार्क स्किन का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो अर्ली साइन में टोंटोरा हो सकता है। क्या हो सकता है? टोंटोरा। और ये टोंटोरा क्या है? तो जनरली पेशेंट लिथार्जी देखने को मिलेगा, पेशेंट लिथार्जी हो सकता है, डिजीनेस देखने को मिल सकती है, डिजीनेस, लाइट हेडनेस देखने को मिल सकती है, लाइट हेडनेस। क्लियर है? तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं सिम्टम्स पेशेंट के अंदर। टोंटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोंटोरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्योंकि सर्जरी कहाँ की है? एब्डोमेन की। तो एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिल सकता है। डायरिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। कौन सी? डायरिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये अर्ली साइन होंगे, ध्यान देना कौन से साइन होंगे? अर्ली साइन। इसके अलावा नोजिया हो सकता है। क्या हो सकता है? नोजिया देखने को मिल सकता है, नोजिया वोमिटिंग। क्या? नोजिया और वोमिटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेट साइन की बात करें, ये तो हो गए अर्ली साइन की स्वेटिंग होगी, डार्कनेस स्किन देखने को मिलेगी, टोंटोरा देखने को मिलेगा, है ना, एब्डोमिनल पेन होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा। ये सिम्टम्स क्या है? ये अर्ली साइन है। लेट साइन में क्या देखने को मिलेगा? तो स्वेटिंग हो सकती है, ट्रीमर हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है। टेकिकार्डिया हो सकता है, टेकिकार्डिया का मतलब हार्ट बीट का ज्यादा बढ़ जाना, और
पेशेंट का अगर स्टोमक की क्षमता कम होगी तो जनरली बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, उस कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा भूख लगेगी, इसका मतलब हंगर भी यहाँ पर कॉमन है, लेट साइन में आएगा, किसमें आएगा, हंगर, लेट साइन के अंदर देखने को मिलेगा। पेशेंट को लेट साइन में इरिटेबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, पेशेंट इरिटेट हो दिखाई दे सकता है, क्लियर है। तो ये सारे सिम्टम्स लेट साइन का इंडिकेटर है, किसका है, लेट साइन का। अरे इसमें कोई डाउट हो तो शेयर कर दो फास्ट, क्लियर है, इंपॉर्टेंट। कभी कभी लेट साइन के अंदर अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, क्लियर है। देखो ऐसा होता है, स्टोमक हमारी बॉडी की कैलोरी नीड को पूरी करवाता है, क्लियर है। और हमने क्या किया, अपनी बॉडी का मोटापा कम करने के लिए या फिर कैंसर की कंडीशन के लिए सर्जरी करवाकर स्टोमक के साइज को छोटा कर लिया। अब अगर छोटा करेंगे तो पहली चीज हम थोड़ा सा खाना खाएंगे, पेट भर जाएगा, होगा या नहीं, पेट भर जाएगा तो जनरली बंदा जल्दी से खाने को छोड़ देगा। पर क्या उतने से खाने से उसकी पूरा फुलफिलमेंट हो रहा है, नहीं ना। अगर ऐसा होता है तो पेशेंट को जल्दी भूख लग जाएगी, और अगर जल्दी भूख लगेगी तो हंगर ड्राइव देखने को मिलेगा। पर किसमें, अर्ली साइन में या लेट साइन में, अर्ली में तो नहीं मिलेगा, पर किसमें मिलेगा, लेट साइन में मिलेगा। अब पॉइंट आता है कि अर्ली में क्यों नहीं मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, पेशेंट अर्ली स्टेज में खुद ही खाने को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की सोचता है, और मोस्टली जिस पेशेंट की सर्जरी होती है वो लिक्विड डाइट लेता है। अगर लिक्विड डाइट लेगा तो लिक्विड तो हमारी स्टोमक में वैसे ही रिटेन नहीं करता, हमारे स्टोमक में केवल सॉलिड डाइट ही रिटेन करती है, क्लियर है। तो यहाँ पर सॉलिड डाइट रिटेन करेगी तो पेशेंट को क्या होगा, यहाँ अर्ली स्टेज में तो पता नहीं चलेगा, पर जब पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा, जब वो नॉर्मल डाइट लेगा ना, तब उसको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, तो हंगर ड्राइव देखने को मिलेगा। इतने सिम्टम्स याद कर लेना सफिशिएंट है। एक पॉइंट पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्कोर कार्ड, स्कोर चेक करते हैं जब भी पेशेंट की कंडीशन हो डंपिंग सिंड्रोम की, तब कौन सा स्कोर चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो ध्यान देना, ड्यूरिंग डंपिंग सिंड्रोम, ड्यूरिंग डंपिंग सिंड्रोम, जब डंपिंग सिंड्रोम हो तो उस कंडीशन में स्कोर कार्ड कौन सा यूज होता है, स्कोर कार्ड। तो ये एग्जाम का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, सो पहले तो लगा लो इसका इंपॉर्टेंट, समझ रहे ना, फिर बताते हैं ये कौन सा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आने के चांस ज्यादा है। अरे क्लियर है। तो ये है सगस्टेंड स्कोर कार्ड, स्कोर। और ये स्कोर कहां से होता है, माइनस से होता है, -4 टू +5, -4 टू +5, ये स्कोर होता है -4 से +5 तक का। कहां था, -4 से +4 का। अलग अलग कंडीशन होती है जिसको इवेल्युएट करते हैं अपन, तो याद रखना कौन सा स्कोर हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये स्कोर चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम के अंदर बनाएगा कहानी। कौन कौन से एग्जाम में, आरआरबी वाले एग्जाम के अंदर कहानी बनाएगा, क्लियर है। ईएसआईसी वाले में भी एग्जाम में कहानी बना सकता है ये कॉन्सेप्ट, कि जनरली डंपिंग सिंड्रोम में कौन सा स्कोर चेक करते हैं, ये वाला स्कोर चेक करते हैं। इसकी रीडिंग -4 से +5, -4 कैसे, -4 -3 -2 -1 0, फिर +1 +2 +3 +4 और +5, ये होता है इसका स्कोर का, समझ रहे हो ना। इस तरीके से देखो जी, याद करो तो कॉन्सेप्ट को इस तरीके से याद करो कि कतई नहीं भूल पाओ, क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये समझिएगा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, यहाँ पर आपने देखा स्वेटिंग दोनों में कॉमन थी, पर पार्लर तो नहीं था, राइट आंसर जाएगा स्वेटिंग एंड पार्लर, राइट आंसर स्वेटिंग एंड पार्लर, राइट आंसर स्वेटिंग ए। नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन और चेस्ट, एब्डोमिनल पेन और पेन, तो राइट आंसर यहाँ पर स्वेटिंग और पार्लर जाएगा, क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखा ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी अकॉर्डिंग टू WHO डन बाय ऑल ड्रग एक्सेप्ट, आप कौन सी ड्रग नहीं दोगे पेशेंट को जिसको लेप्रोसी हुआ है, ड्रग रेजिमेंट के अंदर आता है, ध्यान देना, ड्रग रेजिमेंट के अंदर आता है। इसमें आप कौन सी ड्रग नहीं दोगे, बाकी 3 ड्रग आप इस कंडीशन के अंदर रिकमेंडेड करोगे, इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस, कोशिश करिए आंसर भी निकल कर आएगा, कोशिश करिए आंसर भी निकल कर आएगा, इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय ऑल ड्रग एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सब ड्रग हम लेप्रोसी की कंडीशन में देते थे। ध्यान देना, अब तो लेप्रोसी इरेडिकेट हो चुका है ना, पर लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में हम सारी ड्रग देते हैं, एक को छोड़कर, कौन सी नहीं देते, जल्दी बताइएगा। हाँ, सो ड्रग रेजिमेंट क्या होता है अभी बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लवली बेटा, लवली, कोशिश करिए बेहतरीन से बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट पर अटेंशन रखना है, बहुत बढ़िया। सो सुनिएगा, यहां पर आप क्या देंगे, पहली चीज रिफाम्पिसिन देंगे, क्या देंगे, रिफाम्पिसिन देंगे, और कितने mg देंगे, 600 mg, और ये केवल एक ही बार देंगे, 1 टाइम वीकली, वीक के अंदर एक ही बार देंगे, समझ रहे ना, मंथली या वीकली, क्लियर है, क्लियर है। पहला रिफाम्पिसिन देंगे, और रिफाम्पिसिन एक ही डोज देंगे मंथली। अब आजकल इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इवरमेक्टिन भी देते हैं, क्या देते हैं, इवरमेक्टिन भी देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर ने क्या कर दिया, थोड़ा अपडेट कर दिया इसका रेजिमेंट, रिफाम्पिसिन की जगह इवरमेक्टिन भी देते हैं, जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। कौन सी ड्रग है, एंटी प्रोटोजोल। इसके अलावा डेप्सोन देते हैं, क्या देते हैं, डेप्सोन, डेप्सोन, और ये डेप्सोन कितने mg देते हैं, 100 mg, ये देते हैं डेली, क्लियर है, ये देते हैं डेली। और जब पेशेंट को आप डेप्सोन दे रहे हो तो उसको टेबलेट फोलेट भी देंगे, क्या देंगे, फोलेट, क्योंकि जब डेप्सोन देते हैं तो फोलेट का सिंथेसिस नहीं होता, और फोलेट का सिंथेसिस नहीं होगा तो आरबीसी का मैच्योरेशन कहाँ से होगा, नहीं ना, तो फोलेट देना भी जरूरी है, नहीं तो एनेमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनेमिक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, क्लियर है, इतना याद रहेगा, बहुत बढ़िया, इतना याद रहेगा, बहुत बढ़िया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रेजिमेंट तो ये है, इस रेजिमेंट को आप क्या बोलते हैं, इसको प्यूसिबलरी लेप्रेसी बोलते हैं, क्लियर है, आप नाम दे सकते हैं। पर इसमें एक ड्रग और है क्लोफाजेमिन, क्या है, क्लोफाजेमिन, ये आप देते हैं 50 mg,
क्लोफाजेमिन कितनी देते हैं? 50 mg डोज देते हैं इसकी, क्लियर है। और ये भी किस बेस पर होती है? पर डे के बेस पर होती है, मतलब डेली दिन में एक बार आप क्या देंगे? क्लोफाजेमिन भी देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा ड्रग है? क्लोफाजेमिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 50 mg पर डे देंगे। रिफाम्पिसिन 600 mg आप महीने में एक बार देंगे। डेप्सोन 100 mg आप डेली देंगे। और जब डेप्सोन दे रहे हैं तो आपको फोलेट देना जरूरी है। और ये रिफाम्पिसिन की जगह रिप्लेसमेंट हो गया इवरमेक्टिन का, ये भी एक ही बार दी जाती है महीने के अंदर। अब इनके कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, जैसे एक में 9 मंथ के अंदर आप 6, ध्यान देना 9 मंथ के अंदर आप 6 साइकिल देंगे कम से कम, और दूसरे के अंदर 18 महीने के अंदर आप कम से कम 12 साइकिल का यूज करोगे, तो ये याद रखना, क्लियर है। तो यहां पर ड्रग रेजिमेंट में हमने डेप्सोन दिया, क्लोफाजिमिन दी और रिफाम्पिसिन दी, पर सिप्रोलॉक्सासिन नहीं दी। सिप्रो ये फ्लोक्सासिन था, क्लियर है, सिप्रोलॉक्सासिन आपने नहीं दी। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट किसका था? एक्सेप्ट का। तो कौन सी ड्रग को हमने एक्सेप्ट कर दिया, छोड़ दिया? यहां पर हमने, बहुत बढ़िया, इसको छोड़ दिया, बाकी हम सारी देंगे। समझ में आया? कोई डाउट तो शेयर कर दो फास्ट। गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई सभी, अभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। अभी हम थोड़ा सा रिकवर हो जाए, फिर देखना मजे लेंगे भाई। हर एक कॉन्सेप्ट उसका जो टारगेट करेगा, अभी जो बता रहा हूँ वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टों को डील कर रहे हैं। और देखिएगा जिस जिस बंदे ने स्टार्टिंग से एंड तक क्लास देखी है ना, और ऑफलाइन में अगर एक भी गैप नहीं दिया है, तो यकीन मानिए सिलेक्शन 100% है। पर जरूरी है आपका डेडिकेशन, आपका आपकी रेगुलरिटी, क्योंकि कहीं आप डेडिकेट नहीं हो, रेगुलरिटी आपकी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से पीछे चल रहे हो। और मेरी आदत है, मैं कभी भी अपने साथ वालों को कभी भी 2 कदम पीछे नहीं, हर बंदे से 2 कदम आगे लेकर चलना चाहता हूं। वो बोलते हैं ना कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊंगा। और जीत की आपको कोशिश करनी चाहिए, डेडिकेशन रखना चाहिए, क्योंकि जब जीत के लिए आप 2 कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो हार आपको दिखेगी नहीं, कामयाबी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग पर पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है क्या लिखा है? हाउ मेनी ml एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट इन 350 ml ब्लड बैग। बताइएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 350 ml का जो ब्लड बैग होता है, जो हम ब्लड बैंक से लेकर आते हैं, उस ब्लड बैग में कितना एंटीकोएगुलेंट होता है। एग्जाम में सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाएगा, जल्दी से मैसेज कर दीजिए। गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन, लवली इमोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला लिखा है 49, दूसरा 63, तीसरा लिखा है 42 और चौथा लिखा है 10 ml। यहां पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं जो बहुत खास है। क्या हो कि अगर एक व्यक्ति को किसी गुफा में बंद कर दिया जाए, और उस गुफा का दरवाजा जैसे बाली का बंद किया था ना, वैसा बड़ा सारा पत्थर लगा दिया जाए, और जो उस व्यक्ति को खाने पीने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो 100 किलो सब अंदर रख दी जाए, तो वो व्यक्ति कितने दिनों तक जीवित रहेगा? कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर कोई खास अंतर नहीं है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। जल्दी बताएगा राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेल परफॉर्मेंस बच्चों, वेल परफॉर्मेंस, वेरी वेल। एक बार लाइक बटन का जरूर दबा दीजिएगा। हाँ जी, एक बार लाइक बटन दबा दो भाई सभी। हाँ जी, कॉन्सेप्ट लिखा है तो सुनिएगा। वो बंदा तब तक जीवित रहेगा जब तक कि उसको खाने पीने के लिए सब चीजें मिल रही है, क्लियर है। और जैसे ही उसका खाना पीना खत्म होगा, वो डेथ हो जाएगी। ऐसा ही होता है ब्लड के अंदर। ये ब्लड बैंक कहाँ मिलता है? तो ये बैंक में मिलता है। और कौन सा बैंक है? HDFC नहीं है भाई, ये ब्लड बैंक है। कौन सा? ये ब्लड बैंक है, क्लियर है। सो ब्लड बैंक के अंदर आपने को ब्लड मिलेगा, और इस ब्लड को, ध्यान देना, इस ब्लड को स्टोरेज किया जाता है। और स्टोरेज करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्टोरेज करने के लिए सबसे जरूरी क्या और कितने दिनों तक स्टोर किया जाता है? तो ध्यान देना, जो बैग होता है, उस बैग के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट। अब ये एंटीकोएगुलेंट का तो काम है कि जो ब्लड बैग है उसके अंदर जो एंटीकोएगुलेंट है वो ब्लड को जमने नहीं देता, समझ रहे ना, थक्का नहीं बनने देता, वो है। पर क्या केवल और केवल एंटीकोएगुलेंट ही होता है? ऐसा तो नहीं होता। इसके साथ में डेक्सट्रोज भी होता है। क्या होता है? डेक्सट्रोज। और ये डेक्सट्रोज को हम क्या बोलते हैं? शुगर, ग्लूकोज, क्लियर है ना। अब अगर ग्लूकोज बैग के अंदर है, तो जो ब्लड सेल्स होती है हमारी, WBC, RBC, प्लेटिलेट्स, ये तब तक जीवित रहेगी जब तक कि ग्लूकोज इनको मिलता रहेगा। जैसे ये ग्लूकोज खत्म हो जाता है, ये ब्लड सेल्स क्या होगी? डैमेज होना स्टार्ट कर देगी, क्लियर है। सो कितने दिन तक ये जो इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है, ये कितने दिन तक इसको खाना पानी देगा? तो याद रखिएगा 42 डेज तक। कितने दिन? 42 डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट ये बनता है इंपॉर्टेंट। कितने दिन तक हम करते हैं? 42 डेज तक का स्टोरेज करते हैं। 42 डेज के बाद में क्या होगा? तो भाई देखो, ऐसा है, खाना लिमिटेड रखा था। अगर खाना नहीं मिलेगा तो सेल क्या हो जाएगी? डैमेज। और अगर सेल डैमेज होगी तो सेल की संख्या कम हो जाएगी। अगर उसके बाद आपने ब्लड लगाया भी तो उसका इफेक्ट पेशेंट की बॉडी में आपको देखने को इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब होता कितना है तो ध्यान देना, बैग होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है 350 ml वाला, जिसके अंदर लगभग 49 ml क्लोटिंग फैक्टर होता है। दूसरा होता है 450 ml वाला बैग, क्लियर है। इसके अंदर लगभग 63 ml क्लोटिंग फैक्टर होता है। तो याद रखिएगा, जो 350 वाला है उसमें 49 है, और जो 450 वाला है उसके अंदर लगभग 63 ml तक कोएगुलेंट होता है, समझ रहे ना। एंटी कोएगुलेंट होता है। क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट होता है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट आता है कि भाई 42 डेज तक स्टोरेज होता है, तो आपको कौन सा ब्लड लगाना चाहिए पेशेंट को? क्या 42 दिन वाला, या 25 दिन वाला, या 15 दिन वाला,
या 30 दिन वाला? तो भाई सीधी सी बात है, जितना कम दिन वाला हो, आपको जितना कम डेज वाला मिल जाए वो वाला आप लगाएंगे। तो यहां पर हम एज सुन एज पॉसिबल, क्लियर है, वो डेज वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उस बेग का ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना क्लियर है। राइट आंसर यहां पर क्या जाएगा, 350 वाला पूछा था तो राइट आंसर ए जाएगा। क्या जाएगा? राइट आंसर ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज नॉन एज। अगर वेन का इन्फ्लामेशन हो तो क्या कहलाएगा? इंपॉर्टेंट, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आरबीसी कम टूटेगी तो जॉन्डिस होने के चांसेस कम बनेंगे। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही, लवली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज नॉन एज। अगर वेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या कहलाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? अगर वेन का इन्फ्लामेशन हो तो क्या कहलाएगा? और हो जाता है बहुत बार, क्योंकि जनरली वेन के अंदर हम क्या लगाते हैं? कैनुला लगाते हैं, जिसको हम वीगो बोलते हैं, जिसको हम आईवी लाइन बोलते हैं। जब भी आप पेशेंट के अंदर ये लगाओगे तो बॉडी का डिफेंस चुप थोड़ी बैठेगा, वो तो ये सोचेगा अरे कौन सा अजनबी आ गया है। इस अजनबी को मारने के लिए वो प्लेटलेट्स का एक क्लस्टर बना देता है उसके चारों तरफ, जिससे स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्लियर है? अब प्लेटलेट्स अगर चारों तरफ आकर इकट्ठी हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा? स्वेलिंग। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं फेलाबाइटिस। क्या बोलते हैं? फेलाबाइटिस। और फेलाबाइटिस की कंडीशन, या आइटिस का मतलब तो इन्फ्लामेशन और फेला का मतलब हो गया वेन। अगर वेन का इन्फ्लामेशन होता है तो आप यहाँ पर कौन सा ड्रग यूज करते हैं? तब आप थ्रोम्बोफोब यूज करते हैं। फोब का मतलब हो गया फोबिया, और थ्रोम्बो का मतलब है प्लेटलेट्स। जैसे आप ये लगाते हैं ना, सारी प्लेटलेट्स डर के मारे भाग जाती है सर्कुलेशन में, समझ रहे ना? इस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोफोब। क्या बोलते हैं? ये है ड्रग, या ऑइंटमेंट के रूप में आती है। किसके रूप में? ऑइंटमेंट के रूप में, थ्रोम्बोफोब। थ्रोम्बो का मतलब प्लेटलेट्स, फोब का मतलब फोबिया। होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड होता है। क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड। और सैलिसाइलिक एसिड में क्या आता है? एस्प्रिन। और आपको पता है कि एस्प्रिन को हम कौन सी ड्रग बोलते हैं? एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। कौन सी ड्रग? एंटी प्लेटलेट्स ड्रग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सो यहाँ पर राइट आंसर तो भाई समझ में आ गया आप लोगों को, क्या है? फेलाबाइटिस है, राइट आंसर तो ए बनेगा। उसके अलावा देखो फिमोसिस क्या है? फिमोसिस है ग्लेन पेनिस का इन्फ्लामेशन। ग्लेन पेनिस, जो ग्लेन पेनिस होती है उसके ऊपर जो फोर स्किन होती है, इसके ऊपर जो फोर स्किन होती है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फिमोसिस। क्या बोलते हैं? फिमोसिस। ग्लेन पेनिस की जो स्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, रिट्रैक्ट मतलब पीछे नहीं हो पाती। अगर नहीं हो पाती तो कंडीशन को क्या बोलेंगे? तब हम उसको नाम देंगे फिमोसिस। और इस फिमोसिस की कंडीशन में जो सर्जरी की जाती है वो है सर्कमसीशन। क्या है? सर्कमसीशन। अगर वैसे बोला जाए तो जैसे मुस्लिम जो कास्ट होती है उसके अंदर मुसलमानी की जाती है, वो यही होती है, सर्कमसीजन। क्लियर है? वह सर्जरी करवाते हैं अपन ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो उसको नाम देते हैं सर्कमसीजन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आर्ट्राइटिस। आर्ट्राइटिस में जनरली आर्टरी का इन्फ्लामेशन होता है। किसका? आर्टरी का इन्फ्लामेशन होता है, याद रहेगा ना? फ्यूनिस, फ्यूनिस किसको बोलते हैं? तो जनरली अम्बलाइकल कोड को बोलते हैं। और कोड का स्टम्प बनता है एक, जब कोड कट कर दी जाती है ना, उस कोड को कट करने के बाद उसका एक पार्ट रहता है, उस पार्ट को हम नाम देते हैं फ्यूनिस। क्या बोलते हैं? फ्यूनिस। तो फ्यूनिसाइटिस किसका है? फ्यूनिसाइटिस इन्फ्लामेशन होता है, ध्यान देना, अम्बलाइकल स्टम्प का। किसका? अम्बलाइकल स्टम्प का। अम्बलाइकल स्टम्प का अगर पूछ लिया जाए इन्फ्लामेशन तो क्या नाम आएगा? फ्यूनिसाइटिस। और ओम्फलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बलाइकल कोड। अम्बलाइकल कोड का अगर पूछ लिया जाए तो क्या नाम आएगा? तब आएगा ओम्फलाइटिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई डाउट हो शेयर कर दो फास्ट। क्लियर है? सो राइट आंसर यहां पर क्या बन गया था? फेलाबाइटिस, जो किसका इन्फ्लामेशन है? वेन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एक्सेप्शन। इनमें से कौन सा है जो एक्सेप्शन को इंडिकेट कर रहा है? इनमें से वो कौन सा है जो एक्सेप्शन को इंडिकेट कर रहा है? गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्ट से मत रखना, इसका मतलब होता है अपवाद। हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें अपवाद के रूप में होती है। अपवाद मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर वैसी है, अगर है तो हम उनको क्या बोलते हैं? अपवाद। क्लियर है? जैसे आर्टरी का काम है प्योर ब्लड ले जाना। क्लियर है? ये यूनिवर्सल वर्क है इसका। पर अगर ये प्योर ब्लड की जगह इम्प्योर लेकर जा रही है तो आर्टरी ना, क्या बोलेंगे? अपवाद है। जैसे परिवार में सब तो हमारे घर के कल्चर को फॉलो करते हैं, पर हो सकता है कि घर में कोई ऐसा मेंबर हो जिसको हमारे कल्चर की कोई परवाह नहीं है, हो सकता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये घर में एक अपवाद है हमारे होता है या नहीं? तो बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ। जल्दी बताएगा राइट आंसर क्या होगा? वेल परफॉर्मिंग, सभी का जवाब परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी का जवाब लवली, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बच्चों, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पहली चीज, आर्टरी का काम क्या है? आर्टरी का काम है प्योर ब्लड ले जाना, प्योर ब्लड को कैरी करना। क्लियर है? और दूसरा यहां पर वेन का काम क्या होता है? तो भाई वेन का काम होता है वो है इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। क्लियर है? आर्टरी का काम है प्योर ब्लड को कैरी करना और वेन का काम है इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। पर अगर ये ऐसा काम नहीं कर रही, अगर वेन कौन से ब्लड को लेकर जा रही है? प्योर को, और आर्टरी कौन से को लेकर जा रही है? इम्प्योर को, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसी को बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर ऐसी दो जगह आती है जहां पर यह अपवाद आपको देखने को मिलेगा। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहला कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन।
पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में कैसे, मैंने आपको कल बताया था कि देखो ये ब्लड का हमारा सर्कुलेशन है और इस ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर अगर यहां से आप बात करेंगे यहां से यहां तक, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, ये वाला पार्ट कहलाता है कौन सा? बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि राइट साइड में कौन सा ब्लड था? इम्प्योर। तो यहां पर इम्प्योर ब्लड को ये लेकर जा रही है, तो भाई पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है, इसका मतलब क्या है? अपवाद। लेकर कौन आ रही है? पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड? लंग्स ने फिल्टर कर दिया, तो यहां से जो भी ब्लड लेकर आ रही है वो कौन सा है? प्योर। तो भाई ये भी क्या है? अपवाद। तो पहला तो होता है ये। दूसरा होता है हमारा अम्बलाइकल आर्टरी और वेन में। अम्बलाइकल वेन में, वेन किसको लेकर जाती है? प्योर ब्लड को, और आर्टरी किसको लेकर जाती है? इम्प्योर ब्लड को। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो भाई ये सारे के सारे जो यहाँ पर दे रखे हैं, अम्बलाइकल आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इसका मतलब राइट आंसर ऑल होगा, क्योंकि ये सब जो इनके नाम है उनके विपरीत जा रहे हैं। क्लियर है? नाम तो है नयन सुख और आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, नाम तो है धनवंतरी और धन की बिल्कुल ही कमी है। क्लियर है? नाम तो है सरस्वती, पढ़ना आता ही नहीं है बिल्कुल ही, समझ रहे ना? नाम सीरियसली मत लेना। क्लियर है? अपना कोई भी बंदा ऐसा सीरियस नहीं लेगा ना, कॉमेडी जस्ट। क्लियर है? जस्ट किडिंग। क्लियर है? पर समझना कि जैसा नाम होता है ना वैसा तो काम होता ही नहीं है। क्लियर है? वो चीज कहलाती है एक्सेप्शन। क्या कहलाती है? एक्सेप्शन। क्लियर है? सो राइट आंसर डी। आगे बढ़ जाओ। तो भाई अपना ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मीडिया अवेलेबल है, यूपीपीएससी, सीएचओ, इसके अलावा केजीएमयू, नॉर्सेट और जितनी भी वैकेंसी आती है ऑल इन वन बैच चल रहा है। सो कतई किसी और के लिए भागना नहीं है, हर एक चीज का समाधान इन क्लासों के अंदर है। सो बताइएगा, ये आपको पेड दिखाई दे रहा है ना? इसमें आपको लोकिया देखना है कि ये लोकिया का कितना अमाउंट है। पहला लिखा है स्कैंटी, दूसरा लिखा है माइल्ड अमाउंट, तीसरा लिखा है मॉडरेट अमाउंट और चौथा लिखा है हेवी अमाउंट। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ये कौन सा अमाउंट है? किसका? लोकिया का। लोकिया का कौन सा अमाउंट है? जल्दी से बताइएगा। इंपॉर्टेंट, देखकर पता चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेल परफॉर्मेंस। छोटी छोटी चीजें ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें आपके कैरियर से रिलेटेड है, आपके कैरियर से रिलेटेड है। वो शक्तिमान देखा ना, उसमें वो बोलता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये छोटी छोटी है पर मोटी बातें हैं, समझ रहे ना? इंपॉर्टेंट, एग्जाम का कॉन्सेप्ट 100% बनेगा। ये कौन सा अमाउंट है? ये स्कैंटी अमाउंट है। स्कैंटी मतलब वेरी लिटिल, स्कैंटी का मतलब वेरी लिटिल। तो भाई कितना अमाउंट होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां समझिएगा, यहां समझिएगा इमेज से, अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम कवरेज कर रहा है या 1 इंच से कम स्टेन आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्कैंटी। क्या बोलते हैं? स्कैंटी। क्लियर है? और अगर 2.5 से 10 सेंटीमीटर तक कवरेज बना रहा है, 1 से 4 इंच तक कवरेज बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लाइट और माइल्ड। क्या बोलते हैं? माइल्ड। क्लियर है? और 10 से अगर 15 सेंटीमीटर या 4 से 6 इंच तक ब्लीडिंग देखने को मिलती है ना? ये जनरली 3 प्रकार की होगी जो हमने पहले बात कर रखी थी, रूब्रा, सिरोसा, एल्बा, रासा। क्या? रूब्रा, सिरोसा, एल्बा, रासा। हमने एक गार्डन का नाम दिया था, रासा गार्डन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्रकार की ब्लीडिंग है। इसका अमाउंट अगर 10 से 15 सेंटीमीटर तक कवर कर रहा है तो इसको आप मॉडरेट में ऐड करेंगे। 4 से 6 इंच तक कवर कर रहा है तब भी आप इसको मॉडरेट में ऐड करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर। अगर 2.5 सेंटीमीटर के अंडर में है तो स्कैंटी, 2.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में है तो माइल्ड, 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में है तो मॉडरेट, और अगर 15 मोर देन, ध्यान देना, मोर देन, अरे कहां गए भाई, मोर देन, अगर मोर देन 15 सेंटीमीटर हो, अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको देखने को मिले 1 घंटे के अंदर अंदर, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं किसके अंदर? सीवियर के अंदर। किसके अंदर? सीवियर के अंदर। ध्यान देना, 1 घंटे के अंदर आपको अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा या 6 इंच से ज्यादा देखने को मिले तो आप इसको सीवियर बोलेंगे, सीवियर। तो यहां पर पूछा गया था कि ये अमाउंट कितना है, तो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब स्कैंटी अमाउंट को इंडिकेट करता है। किसको? स्कैंटी अमाउंट को इंडिकेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई डाउट हो तो शेयर कर दो। लोकिया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। रूब्रा क्या होता है, सिरोसा क्या होता है, एल्बा क्या होता है, इनकी सीक्रेशन आपको बता दिया था कि कब ये जनरली डिस्चार्ज होते हैं। क्लियर? एज डे के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कॉन्सेप्ट बनेगा। नेक्स्ट लिखा है, इस क्वेश्चंस को बहुत सारे गलत करके आते हैं, ध्यान देना, इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। आप मुझे जवाब दीजिए कि मलेरिया किस प्रकार का इन्फेक्शन है? इंपॉर्टेंट आएगा, 70% कहानी बनाएगा। जल्दी से बताइएगा, मलेरिया किस प्रकार का इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल, वायरल, हेलमेंथीज या प्रोटोजोअल? राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस भाई, वेल परफॉर्मेंस। कोशिश करिए, इस क्वेश्चंस को बहुत सारे गलत करते हैं, तुम लोगों को कतई नहीं करना है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। हाँ, ये हुई ना अब बात। किसकी वजह से होता है मलेरिया? मॉस्किटो की वजह से होता है। मॉस्किटो क्या है? तो मॉस्किटो कैरियर है, कैरियर है। इस मॉस्किटो का लाइफ साइकिल बताने वाले कौन थे? इसका लाइफ साइकिल बताने वाले का नाम था रोनाल्ड रोस। क्या था? रोनाल्ड रोस। इंपॉर्टेंट, इनका लाइफ साइकिल बताने वाले का नाम था रोनाल्ड रोस। मलेरिया का जो साइकिल है वो 2 जगह चलता है। मलेरिया का साइकिल 2 जगह चलता है। पहला बात करें तो ह्यूमन बींग में, ह्यूमन बींग में कहां पर चलता है? तो लीवर में। कहां पर? लीवर में। और दूसरा चलता है मॉस्किटो में। मॉस्किटो में कहां पर चलता है? तो याद रखना, गट में, उसकी आंत में, उसकी आंत में। और जब मेच्योर हो जाता है तो उसके सलाइवा में, समझ रहे ना? सलाइवा से जैसे ही वो बंदा मतलब मॉस्किटो है ना, वो जैसे ही काटने के लिए डंक चुबोता है,
प्रिक करता है, अपनी चोंच को जैसे ही खोलता है उसकी लार में जो स्पेरोजोइट्स होता है उनको वो छोड़ देता है और उसके बाद खून चूसता है, समझ रहे ना। तो वो जान जो चलाकर अपनी मर्जी से थोड़ी छोड़ रहा है, उसको तो खून चूसना है, इसलिए उसने डंक डाला, क्लियर है। और जैसे ही वो डंक इंसर्ट करने के बाद जैसे ही ओपन करता है तो उसकी सलाइवा ब्लड के फ्लो के साथ में मैच हो जाती है, जिससे कि जितना उसकी सलाइवा में स्पेरोजोइट्स होते हैं वो सारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं और उसके बाद वो बेटा आराम से धीरे 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 चूस रहा होता है, क्लियर। सो यहाँ पर मलेरिया इज द इन्फेक्शन ऑफ, किसका इन्फेक्शन है, प्लाज्मोडियम का, क्या बोलेंगे, प्रोटोजोअल है, कौन सा है, प्रोटोजोअल है, राइट आंसर जाएगा डी, राइट आंसर जाएगा डी। और एचआईवी कौन सा इन्फेक्शन है, जल्दी बताएगा, वायरल बैक्टीरियल, एचआईवी कौन सा एजेंट है, जल्दी बताएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेल परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस। चलो एक और बताइएगा, जो गेस्ट्रोमा कोज करता है वो एजेंट कौन सा है, वायरस या फंगस या फिर बैक्टीरिया, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जो गेस्ट्रोमा कोज करता है, स्टोमक का कैंसर, जल्दी जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। समझ तो गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं, एच पाइलोरी की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस। सो लिखा है कपल आफ्टर मैरिज, शादी हो गई जी, और मूव स्टे लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी रहने जा रहे हैं, कहां पर, इन वाइफ फैमिली, मतलब घर जमाई बन गया जी, क्लियर है। इज नॉन एज, क्या कहलाएगा, घर जमाई कहलाएगा, क्लियर है। अब बताओ इसमें क्या देखकर आप बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट मीन्स समझिएगा, मीन समझिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति ने शादी की और शादी करके दुल्हनिया के घर ही चला गया बंदा और वहीं जाकर रहने लग गया, पूरी जिंदगी वहीं निकाल दी, इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, इंपॉर्टेंट। अरे राजेश खन्ना की पुरानी जितनी मूवियां देखोगे ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी में देखने को मिलता है। हाँ जी, उनकी मूवियों में बुआ जी तो पक्का फूफा जी को वही लेकर रह रही थी, क्लियर है ना, जल्दी बताइएगा, पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल, नियोलोकल और एवनोलोकल, इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएगा, इंपॉर्टेंट, वेल परफॉर्मेंस भाई, वेल परफॉर्मेंस। कॉन्सेप्ट बड़े खास चल रहे हैं, एक भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सॉलिड एंट्री देकर जाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, इतने खास कॉन्सेप्ट है, समझ रहे ना। सो सुनिएगा, पेट्री, पेट्री का मतलब पिता का घर, किसका, पिता का घर, पर ये किसके पिता का है, लड़की के पिता होते हैं, लड़के के भी पिता होते हैं, पर किसके, तो ध्यान देना, पेट्री लगता है पति, किसके लिए, पति। यहाँ पर आगे आप आर को हटा दोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा पति, और अगर यहाँ आर को हटा दोगे तो मती समझ रहे ना, तो यहाँ पर पति के घर, क्लियर है। अगर शादी हो गई, शादी होने के बाद पति के घर जा रहे हैं और वहां पर पूरी जिंदगी निकाल रहे हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग वही रह रहे हैं, तो बोलेंगे पेट्री लोकल, क्या बोलेंगे, पेट्री लोकल। अगर शादी होने के बाद बंदा लड़की के घर जाकर रहता है तो क्या बोलेंगे, मैट्री लोकल, क्लियर है। इसका मतलब घर जमाई होगा, क्या होगा, घर जमाई, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अवनु लोकल का मतलब है किसी अंकल के घर जाकर पूरी जिंदगी निकालना, अंकल के घर, समझ रहे ना। इसके लिए हम लगाते हैं अवनु लोकल, कि ना तो पापा के यहाँ गया, पापा ने कहा कहाँ से शादी कर लाया, हम तो नहीं रखेंगे ना तो हम साथ में रहेंगे, तो भाई वो तो नहीं रखेंगे। अब वो फीमेल के घर जाएगा, फीमेल वाले भी बोलेंगे भाई 2-4 दिन की बात हो तो रख लेंगे, पर पूरी जिंदगी तो हम भी नहीं रखेंगे। तो बंदा किसके घर चला गया, अंकल के घर, क्या बोलेंगे, अवनु लोकल, क्या बोलेंगे, अवनु लोकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अंकल के घर जाकर पूरी जिंदगी निकाल देना, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नियो लोकल का मतलब किसी नई जगह पर चले जाना, वहां जाकर अपनी जिंदगी निकालना, इसको बोलते हैं नियो लोकल रेजिडेंस। अरे समझ में आ रहा है, बोलते हैं ना कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो इस कामयाबी के लिए मेहनत करना बच्चों, इस कामयाबी को पाने के लिए मेहनत करना है। राइट आंसर क्या बन जाएगा, मैट्री लोकल, राइट आंसर बी, राइट आंसर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस और या फिर पैथोजन, इन तीन का ग्रुप कौन सा है इनमें से। वैसे सब तीन तीन के ग्रुप पर आपको पहचानना है कि वो तीन जो एंटीजन के रूप में है उनका ग्रुप कौन सा है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस, कोशिश करते रहिए, आप लोगों से बेहतरीन कोई नहीं है, आप लोगों से बेहतरीन कोई नहीं है। वेल परफॉर्मेंस। क्लास को एक बार लाइक कर दो भाई, तुम लोग जितने देखते हो उतने तो लाइक ही नहीं आते, सही बता रहे हैं, क्लियर है ना, क्या दुश्मनी है काम से। हाँ जी, लवली परफॉर्मेंस। हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, तीन एंटीजन का कॉम्बिनेशन कौन सा है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस को असिस्ट करिए, इतना सारा क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट में तीन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबका जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले ईएमजी, ईएमजी में होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, कौन सा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मायोग्राफी। ये कब करते हैं, जनरली पैरालिसिस या मसल वीकनेस की कंडीशन में करते हैं, पैरालिसिस या मसल वीकनेस की कंडीशन में आप करते हैं, क्लियर है। इसके लिए आप सीपीके एमबी भी चेक कर सकते हैं, सीपीके क्या क्या, सीपीके जनरली एमजी है ना, सीपीके एमबी तो जनरली हार्ट मसल्स के लिए होगा, बीबी ब्रेन के लिए होगा, एमएम किसका, सीपीके एमएम को भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ईसीजी, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कौन सा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो भाई ये भी एंटीजन नहीं है, ये भी क्या है, ये हार्ट की फंक्शनिंग को, हार्ट की क्वालिटेटिव असेसमेंट है, हार्ट की क्वालिटेटिव असेसमेंट है, याद रखना। एग्जाम में कॉन्सेप्ट घुमाकर पूछा जा सकता है कि ईसीजी क्या है, हार्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है कि भाई नॉर्मल चल रहा है, बीमार चल रहा है, क्वालिटेटिव असेसमेंट है। इसके अलावा ईईजी, यह है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम,
क्लियर है? ये आपके ब्रेन की है, ध्यान देना, ये किसकी क्वालिटेटिव असेसमेंट है? ब्रेन की क्वालिटेटिव असेसमेंट है, इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ईईजी। इसके अलावा इस ईईजी में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, इन सारी वेव को असेस किया जाता है। याद रखना 5 वेव है, कितनी है? 5 वेव है। इन 5 वेव का असेसमेंट होता है ईईजी के अंदर। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीपी के बीबी, ये ब्रेन मसल्स, ये ब्रेन मसल्स जब टूटती है या डैमेज होती है उस कंडीशन में ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्रेन की मसल जब भी डैमेज होती है तो सीपी के बीबी बढ़ जाता है। आगे सुनो, ये बीसीजी, बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन, बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। क्लियर है? ये 3 साइंटिस्ट के नाम है, 3 साइंटिस्ट है, याद रखना ये 3 साइंटिस्ट का ग्रुप है, बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। जबकि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये 3 एजेंट है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये क्या है? 3 एजेंट है। तो भाई राइट आंसर क्या बन गया? 3 एजेंट। क्या बन गया? 3 एजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ट्रिपल एंटीजन पूछा था, ये है ट्रिपल एंटीजन, जो तुम लोगों ने सबने पहले ही जवाब दे दिया था। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी तुम लोगों की, गजब, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेटा, 3 साइंटिस्ट है बीसीजी का, बेसिलस कालमेटी और गिरिन, गिरिन नहीं ग्यूरिन। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बालिको हूं आपके सामने है, जल्दी से रिप्लाई करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़ा खास आपके सामने है, जल्दी से रिप्लाई करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाल्क एंड टाल्क मेथड, जो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? इंपॉर्टेंट। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी। इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है भाई, बहुत खास कॉन्सेप्ट है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है ना, ये क्वेश्चन बताता है। सुनिएगा, अभी कॉन्सेप्ट बड़ा खास है। और एक बार क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई, इंपॉर्टेंट, वेल परफॉर्मेंस। तो सुनिएगा, पूछा है चाल्क एंड टाल्क मेथड। तो भाई चाल्क एंड टाल्क मेथड कौन सा होता है? चाल्क एंड टाल्क मेथड बोला जाता है लेक्चर मेथड को। किसको? लेक्चर मेथड को हम बोलते हैं चाल्क एंड टाल्क मेथड। क्लियर है? अब यहां पर हमारे कॉन्सेप्ट दे रखा है टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर या लर्नर सेंटर। 4 सेंटर यहां पर दे रखे हैं। पर जो लेक्चर मेथड होता है चाल्क एंड टाल्क मेथड में, इसके अंदर बेसिकली 3 चीजों पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस होता है। पहला टीचर सेंटर, पहला टीचर सेंटर। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट सेंटर। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट सेंटर, कंटेंट सेंटर। क्लियर है? कौन सा? कंटेंट सेंटर। अब कॉन्सेप्ट को सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीचर सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर है, कंटेंट सेंटर है, ये तीनों चीजें हैं। ये बेसिकली किसके लिए है? ये लर्नर के लिए। किसके लिए? सीखने वाले के लिए। जो सीखना चाहता है उसको टीचर सिखाएगा, जो सीखना चाहता है उस स्टूडेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर भी वो फोकस करेगा। कंटेंट, जो कंटेंट है वही तो आगे ले जाएगा। तो टोटली ये सारी चीजें वो किसको इंडिकेट करती है? लर्निंग को। तो भाई यहाँ पर ये किसको सेंटर होगा? ये लर्नर सेंटर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर जाएगा इसका डी, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर सुनिएगा, एक खास कॉन्सेप्ट और है यहां पर, सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीचर सेंटर क्या होता है? तो अगर टीचर का कोई सेंटर होता है तो एक ही चीज है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। समझ रहे ना? टीचर सेंटर क्या होगा? टीचर सेंटर हमेशा स्टूडेंट ही होगा, ऑलवेज स्टूडेंट, ऑलवेज स्टूडेंट। टीचर का सेंटर केवल और केवल स्टूडेंट है। समझ गए ना? अब सुनो, स्टूडेंट का सेंटर कौन होगा? भाई टीचर तो पूरा का पूरा फोकस कर रहा है स्टूडेंट को, पर स्टूडेंट का फोकस कहां कहां होगा? तो भाई देखो, स्टूडेंट का फोकस कहां नहीं होगा, हर जगह होगा। पहला अपने घर पर होगा, हाउस पर होगा, अपने पीर ग्रुप के अंदर होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होगा, खर्चा कितना करना है महीने का वो मंथली इन्वेस्टमेंट पर होगा कि हाँ पापा ने इतना ही पैसा भेजा, इतना ही खर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा जो भी गाड़ियों का किराया लगता है रेंट पर होगा। क्लियर है? इसके अलावा और जो फालतू की चीज़ें होती है जैसे कि प्ले ग्राउंड पर होगा, प्ले ग्राउंड। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल के अंदर कंटिन्यूसली लगे रहते, तो भाई वो भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन है। तो स्टूडेंट का सेंटर कहाँ नहीं होता? हर जगह होता है। कहाँ नहीं होता? हर जगह होता है। तो भाई स्टूडेंट सेंटर हर जगह होगा। डेवलपमेंटल मेथड ये अलग चीज होगी, डेवलपमेंटल मेथड है ना, ये अलग चीज आ गई। पर टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर हमेशा स्टूडेंट होगा और स्टूडेंट सेंटर हमेशा वेरियस हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट कहाँ कहाँ फोकस करेगा वो सारा स्टूडेंट सेंटर का पार्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर डी चला जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? डी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। सो आज की क्लास में इतना ही बालिकाओं, आज कल मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ में। क्लास को लाइक और शेयर करना कतई ना भूलिएगा। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।